नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। दिवाली नजदीक है और हर बार की तरह बिस्तक के मंच पे बाजार के बड़े जानकार मौजूद रहेंगे और हम जानने की कोशिश अब ये करेंगे कि नए संवत में बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आज के जो खास मेहमान हैं मेरे साथ वो हैं फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और सीएमडी देवीना मेहरा जी। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि फर्स्ट ग्लोबल पीएमएस और ग्लोबल फंड्स संभालता है। देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको, आपकी जो बुक है मनी मिथ्स एंड मंत्रास द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड, वो क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स 2025 में शॉर्टलिस्ट हुई है मैम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू रजत। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक बिजनेस बुक है जो जूरी अवार्ड मतलब क्रिटिक्स अवार्ड लिस्ट पे भी है और पॉपुलर अवार्ड जो सेल्स के बेसिस पे है उस लिस्ट पर भी है। तो मतलब क्रिटिक्स को भी पसंद आई और पढ़ने वालों को भी पसंद आई। अब जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा तो आपको पता है कि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे सवाल वो पूछ डालूंगा जो निवेशकों के मन में है। निवेशकों का पैसा ही नहीं बना इस साल तो क्या ये अगला संवत जो है ये ऐसा ही रहने वाला है या फिर कोई खुशखबरी लेकर आएगा स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होता है कि एक साल में बाजार क्या करेगा। आप मेरे पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने ना कभी नए संवत में और ना जनवरी में कभी बोला है कि एक साल में सेंसेक्स या निफ्टी का ये टारगेट है। ये ऐसी चीज है। मैं तो शुरू से ही मैंने नहीं बोला, पर 2 साल पहले डैनियल कानामैन की नॉइस पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने इस तरह की चीज को बोला है, ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस। कि वो चीज जो आपको एक मालूम नहीं है और जिसका मालूम होना ही असंभव है, उसके बारे में आप बड़े जोर शोर से कॉलर अप करके बोल रहे हैं ये होगा, तो वो किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। और ब्लूमबर्ग ने ये एक स्टडी भी की थी, क्योंकि अमेरिका के बाजारों में तो 30-40 साल का रिकॉर्ड है कि हर साल जनवरी में सारे जो बड़े बड़े नाम आपको मालूम हैं, गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली, सिटी कॉर्प, एचएसबीसी, उन्होंने क्या क्या कहा और हुआ क्या। और ये पता लगा कि जो भी भविष्यवाणी होती है उसका असल में क्या होता है उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, दूर दूर का संबंध नहीं होता है। अगर बाजार में सब एनालिस्ट बोल रहे हैं कि S&P 500 5% ऊपर जाएगा, तो हो सकता है 10% गिरे या 25% चल जाए, कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन जहां तक दर्शकों को जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है, देखिए इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये अगर मैं थ्योरी में सबसे पूछूं तो सब बोलेंगे हाँ ये तो मालूम है। लेकिन असल में जब वो समय आता है, जब बाजार गिरता है या कुछ नहीं करता है, तो हमको लगता है कि हम निकल जाएं, क्या करें। तो यही ये गलत गलती होती है। एक आपको करना चाहिए कि जितना भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट है, वो 100% स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह पीएमएस सब मिला के इक्विटी में 100% नहीं होना चाहिए। क्योंकि इक्विटी में आपका ऐसा ही पैसा होना चाहिए जो कम से कम 8-10 साल आपको हाथ नहीं लगाना। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें अधिकतर निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बाजार का बड़ा क्रैश का खतरा हो। तो ऐसे में आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना ही बेहतर है। लेकिन मैम, इस पूरे साल में जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने बटोरी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के क्यों पीछे पड़ गए हैं भारत के? पहले तो ऐसा लगा था कि दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये लग रहा है कि ट्रेड डील हो भी पाएगी कि नहीं। ये इंडिया ही क्यों रेडार पर आया डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने जब वो बने थे यही कहा था कि और कुछ हो ना हो 4 साल रौनक लगी रहेगी। तो वो बात तो सच होती नजर आती है। रोज रोज सुर्खियां तो कुछ ना कुछ आती ही हैं उधर से। और जहां तक भारत का सवाल है, या मैं कहूँ भारत वर्सेस और कौन सा, भारत का तो कोई बहुत ज्यादा निर्यात था ही नहीं अमेरिका को। जो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश और जहां सबसे बड़ा अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था वो था चीन। लेकिन वो एक अच्छा, कहावत है हमें तो ना। ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ऐसे ही तो अब समझ में इसीलिए आता था कि होना। चाइना चाइना और जी यूएस देखिए। के बीच में बनती नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ तो तो यही यही मैं वहां कह ज्यादा रही हूँ दोस्ती ना। नजर आ रही है। लेकिन आप अमेरिका चाइना से इतना सारा आयात कर रहा था, तो अगर जो भी टैरिफ लगाने थे या जो भी आपको
अपना लाठी दिखानी थी, उसके लिए चाइना था, लेकिन वो अब कर नहीं पाए। वो जो एक है ना कहावत कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो अभी वही है कि सारे पत्ते चाइना के पास हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 20 30 साल से बहुत ही सावधानी से वो सब पत्ते अपने लिए बनाए हैं। तो एक तो है कि ऑफ कोर्स वो बहुत तरह की दुनिया भर में जो कुछ इस्तेमाल होता है, बहुत कुछ चाइना में बनता है। उन्होंने ये भी किया है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हों, जैसे खनिज पदार्थ हैं या रेयर अर्थ्स हैं या वो सब हैं, इनके अंदर ही नहीं, उन्होंने विश्व में जहां जहां भी कोई ऐसी खदान है जिसमें उनको इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसको अपने काबू में कर लिया है। और ये एशिया और अफ्रीका में ही नहीं, साउथ अमेरिका, आर्कटिक सर्कल, सब जगह वो किया है। तो अब आप चाइना पे आपने टैरिफ लगाया, उन्होंने आपको वहां से कई चीजों का निर्यात रोक दिया, तो आपका तो सब उद्योग ठप हो जाएंगे। तो ये उनके पास है। दूसरा, उनके पास टेक्नोलॉजी है। वही एक देश है जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी में compete कर सकता है। उन्होंने अगेन 5 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ था, उन्होंने 8 10 हाईटेक एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, न्यूरो साइंस और बायोटेक से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, ये सब उसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया है और उसमें रिजल्ट भी आए हैं। तो अगेन टेक्नोलॉजी उनके पास है। आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वही डोमिनेट करते हैं। तो ये सब जो वही है कि लाठी उनके पास है, भारत के पास कोई लाठी नहीं है। तो इसलिए भारत को दबाया जा सकता है। ये सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स नहीं, पर भारत इकोनॉमी दबा का। भी तो नहीं, भारत ने बात मानी भी तो नहीं ना पूरी उनकी। तो अभी तो नेगोशिएशंस जारी हैं, कब तक हाँ, नेगोशिएशंस रहेंगे? और लेकिन क्या टैरिफ तो अब आप पे हम लग गया ऐसा ना। कुछ कर रहे हैं कि हम चाइना को पछाड़ देंगे? कुछ ऐसा होने वाला है क्या हमारे साथ? ऐसी कोई चाइना पॉलिसी डिजाइन चाइना कर ली को क्या हमने? पछाड़ने की बात तो आप रजत जाने दीजिए। चाइना का पर कैपिटा इनकम भारत से 5 गुना है मैम, आज क्यों की इतना डेट। डिफरेंस होता है? क्यों नहीं, क्यों ऐसा हम बार बार आज की डेट में अगर चाइना की ग्रोथ जीरो हो जाए, जो होने वाली नहीं है, मैं कह रही हूँ, अगर आप मान भी लें कि जीरो हो जाए, फिर भी 25 30 साल लगेंगे भारत को उस लेवल तक आने में। तो वो तो हमारे से इतना आगे हैं कि उनका जो कंपटीशन है वो अमेरिका से है, वो इंडिया से है ही नहीं, भारत से है ही नहीं। तो हम लोग को अपने पर फोकस करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ अपने को सुदृढ़ कर सकते हैं, कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ टेक्नोलॉजी, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग, किस किस चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट अपना अपना तो देख सकते हैं ना। अभी तो आप देखिए, भारत और चीन का ही पिछले 10 12 सालों में ट्रेड डेफिसिट 3 गुना हो गया है। हमारा निर्यात चीन को बढ़ा ही नहीं है, उनका निर्यात बढ़ता ही चला जा रहा है। हमको, हम चीन से ज्यादा ज्यादा आयात कर रहे हैं हर साल। तो वो चीजें हम लोग को अपने पे ध्यान देना है, बजाय से कि हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे। वो तो बहुत अच्छा, अभी पर फिर दूर है। डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं भारत के ऊपर, ये बात भी समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा। ये जो हाल फिलहाल की खबरें थी कि H1B वीजा के ऊपर उन्होंने फीस बढ़ा दी और फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर लगा दिए, इसका क्या कोई बहुत बड़ा असर भारतीय इकोनॉमी पे आप देखते हो, या फिर इस झटके को हम झेल जाएंगे? देखिए, इससे ज्यादा जो पहले टैरिफ लगे थे, अर्थव्यवस्था को हम देखें तो वो उसका थोड़ा ज्यादा झटका लगेगा। वो जो पहले टैरिफ आए थे, ये इस पर मैं आती हूँ। ये जो आपने दो चीजें जो कही हैं, और वो लिस्टेड स्पेस पर उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे निर्यात वाले क्षेत्र हैं, ये ज्वेलरी है और टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, ये सब लिस्टेड स्पेस में बहुत बड़े नहीं हैं। तो ये मोस्टली थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, लेकिन वो रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो वहां थोड़ा झटका लगेगा। इस बार आरबीआई पॉलिसी में भी, अगर आपने आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट सुनी हो, तो उन्होंने वो बोला है 2 3 बार अपनी स्टेटमेंट में कि ये ट्रेड के झटके के कारण थोड़ा जीडीपी पे असर आएगा। तो उन्होंने अगले दो जो तिमाही है उसमें जीडीपी का एस्टिमेट नीचे किया है। तो वो एक चीज है। और जहां तक ये बात है फार्मा की, उन्होंने बोला है कि ब्रांडेड फार्मा होना चाहिए और जो अमेरिका में नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी जो ज्यादातर बड़ी कंपनीज हैं, मतलब सन फार्मा से लेके बायोकॉन तक, सबका वहां पर प्लांट है। तो वो चीज तो इतना बड़ा असर डालेगी नहीं। हमारे अपने पीएमएस में हम लोग फार्मा में ओवरवेट हैं, लेकिन उसमें अधिकतर कंपनियां डोमेस्टिक वाली हैं, एक्सपोर्ट वाली उतनी नहीं है।
और आईटी का जहां तक है, आईटी में भी H1B बहुत बड़ा नहीं है। आप टॉप 10 कंपनियां जो H1B इस्तेमाल करती हैं उसमें एक ही भारतीय कंपनी है, TCS। बाकी 9 अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और मेटा और ये सब। तो H1B से वाले मॉडल से तो काफी हद तक कंपनियां पहले ही निकल गई थी। अधिकतर काम यहाँ होता है, और वहां पर जो क्रिटिकल लोग हैं वो अधिकतर L1 वीजा पे होते हैं। L1 अलग वीजा होता है, जो इंटर कंपनी ट्रांसफर का वीजा होता है। तो बहुत उसमें डायरेक्ट इससे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, वैसे आपकी भी तो उन्होंने कहा बहुत है, नए वो जो आएंगे H1B उन्हीं पे लगेगा ये वो। तो भारतीय कंपनियों पे उतना अधिक असर नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि अब और ज्यादा, जैसे जो अमेरिकी या बाकी देशों की कंपनीज यहाँ पर जो अपना बैकएंड लगाती हैं, जो GCC कहलाता है, अ, वो उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी भी नास्कॉम के डेटा के हिसाब से GCC का जो रोजगार और जो रेवेन्यू है वो इंडियन आईटी सर्विसेज के लगभग बराबर है। लगभग अभी मतलब आधा आधा हो गया है उनका लेवल। तो हो सकता है वो और तेजी से बढ़े। कि आप अमेरिका में लोगों को नहीं आने दे रहे, तो हो सकता है भारत में वो GCC और लोगों को ले। ओके। एक ना आपकी तो इतने ज्यादा FI से बात होती रहती होगी, विदेशी निवेशकों से बात होती होगी, क्योंकि आप तो ग्लोबल फंड्स PMS संभालते हो फर्स्ट ग्लोबल में। उनका क्या नजरिया अब इंडिया में, ये ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो लगातार बेचते ही चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं? नहीं, सीरियसली उनको इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन अभी उतनी आकर्षक नहीं लग रही, या फिर कोई और रीजन है? देखिए, वैल्यूएशन तो बहुत आकर्षक तो नहीं कह सकते, पर भारतीय बाजार हमेशा से ही महंगे रहे हैं बाकी बाजारों के बनस्पत। तो ये अभी की बात नहीं है। और मैं शायद, पता नहीं आपके इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि हम लोग बोलते हैं FII क्या करेंगे, उसके पीछे क्या निहित होता है कि FII बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा, FII खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर होगा। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आपने ये चेक किया है कि ऐसा होता भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप लंबे समय का भी डेटा देखें, जिस माह में FII खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि बाजार चलता है और जब बेचते हैं तो घटता है। और ये शुरू से बात है, ये मतलब मैंने तो ये बिजनेस ही स्टार्ट किया था 30-32 साल पहले, जब FII आना शुरू हुए थे। तो 94 के लगभग FII का फ्लो आने लगा। उस समय ना भारतीय म्यूचुअल फंड इतने थे, ना रिटेल निवेशक थे। और आप तो सोचेंगे कि एक नया पैसा आ रहा है, नया स्रोत है, बहुत बाजार को चला देगा। और 9 साल ऐसे बीते जिसमें सेंसेक्स का नेट रिटर्न 0 रहा। बाजार FII के आने से पहले ही चल गया था। पर एक मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि भारत में अभी निवेश आकर्षित करना क्यों मुश्किल हो रहा है, और वो है आप इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर आप ब्याज की दरों को देखें तो भारतीय ब्याज की दरें अधिकतर जो वेस्टर्न कंट्री, जैसे अगर आप अमेरिका को बेंचमार्क लें, उससे अधिक होती रहें। तो अभी जो वो डिफरेंशियल है कि कितना डिफरेंस है कि अमेरिका में क्या ब्याज दर है, हमारे यहाँ क्या ब्याज दर है, ये अब 2-2.5% की रेंज में चल रहा है। जबकि हमेशा इतिहास में आप देखें तो ये कम से कम 5% के ऊपर चलता था, और पीक पे 7% भी पार कर गया था। तो 2% बहुत कम है। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टि से, अगर थ्योरी से देखें, तो ये होता है कि जब रिलेटिवली किसी देश का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो कम पैसा वहां आता है, और उसकी करेंसी पर भी प्रेशर रहता है। तो मतलब वो रुपया पर भी प्रेशर रहता है। RBI ने अपने स्पीच में इस बारे में नहीं बोला, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार जो RBI ने ब्याज दर में कटौती नहीं की, उसके पीछे जरूर ये सोच है कि इंटरेस्ट रेट्स और काटेंगे तो रुपया पे और प्रेशर आएगा। तो वो उसके कारण, जब इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली कम है, या कहें कि वहां बढ़ गए हैं इंटरेस्ट रेट, तो वो आकर्षक नहीं रह जाता उतना ज्यादा वो देश बाहर ओके। के आप निवेश के हमेशा लिए। से ये बोलते आए हो कि एक ही देश के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। विकल्प क्या मौजूद है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, अगर उनको किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना हो तो? और अगर FY 26 में RBI खुद समझता है कि 6.8% की GDP ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज चलने वाली इकोनॉमी भारत ही होगी, तो हम भारत को छोड़ के कहीं और पैसा क्यों लगाएं? देखिए, एक तो शुरू से ही बोला जाता है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, की सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए कि वो टोकरी गिरी तो वो सब टूट जाएगा। ये बात मुझे समझ में आई। और जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, अब आप 90 के दशक में देखिए तो कौन से देश थे जो सबसे ज्यादा, जहां ग्रोथ थी, वो थे एशियन टाइगर्स, ये सब साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ये सब थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान,
वगैरह। और भारत का ये एक तरह से कहूँ तो महत्वाकांक्षा थी कि हम भी एशियन टाइगर्स जैसे ग्रो करें। और फिर एक साल आया करीब 26 साल पहले, जब एक ही साल में वो सब बाजार में मार्केट में भी प्रॉब्लम आई, करेंसी में भी प्रॉब्लम आई। तो डॉलर में अगर हम देखें तो उस एक साल में इंडोनेशिया का बाजार 90% घट गया, ताइवान का 50% घट गया, और बाकी ये सारे देश 50 और 90 के बीच में। तो तभी मुझे ये बात ही समझ में आई कि ये डेंजर है अगर आप एक ही मार्केट में रहते हैं। और इसीलिए फर्स्ट ग्लोबल पहला भारतीय ही नहीं, पहला एशियन फर्म था जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बना 1999 में, तो 26 साल पहले। और उसके एक साल बाद यूएस में भी स्टॉक ब्रोकर बन गया एनएएसडी का मेंबर होके। तो ये एक चीज है। और आप क्राइसिस को तो एक बार दरकिनार कर भी दीजिए, मैं ये भी जरूर आंकड़ा आपको दूंगी कि जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो डॉलर 12 रुपया था। तो आप देखिए कि एक करियर से कम में कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए हैं। ऑलमोस्ट 90% डिप्रिसिएशन हो गया है। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं कि 10 साल 20 साल 30 साल बाद मुझे ये पैसा चाहिए, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुपया डिप्रिशिएट करता है। मतलब आप 2010 से 20 का दशक देखिए तो डॉलर टर्म से कुछ रिटर्न ही नहीं आया इंडियन मार्केट में। 10 साल निकल गए और मेरे ख्याल 1% रिटर्न था। तो नहीं तो ये फिर इसको पॉलिटिक्स के साथ क्यों जोड़ा जाता है कि यूपी के कार्यकाल में रुपया गिरा, बीजेपी के कार्यकाल में रुपया गिरा? ये क्या रुपया डॉलर के टर्म्स में गिरावट ही हम देखेंगे कभी, या फिर रिकवर भी होगा? अभी तो ऐसा नहीं लगता कि रिकवर होगा। मतलब अभी तो ट्रेंड, अभी मैं तो कहूंगी कि रुपया का अभी घटता ही दिखता है। और डॉलर रुपये में आपको पूरा नजर भी नहीं आ रहा है, ये भी मैं आपको बोलूं, क्योंकि डॉलर इस साल बाकी बाकी जितनी करेंसीज हैं उसके बनस्पत गिरा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे 2025 में डॉलर के अगेंस्ट तो थोड़ा सा ही मूव रहा है, लेकिन आप यूरो के अगेंस्ट देखिए तो लगभग 17% रुपया गिर चुका है यूरो की। तो अगर आपने जैसे सोचा हो कि अब ट्रम्प के कारण वहां वीजा का बहुत प्रॉब्लम है यूएस में, तो बच्चे को यूरोप पढ़ने भेज दें, तो आप समझ लीजिए 10 महीने में आपका बिल 17% बढ़ गया। तो ये, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के आपने एक इंडेक्स ले लिया, या अमेरिका के जो 6 स्टॉक आपको मालूम है और चाइना के 3 स्टॉक मालूम है वो ले लिए तो हो गया ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल मीन्स ग्लोबल, सारी दुनिया आपको देखनी पड़ेगी, खाली यूएस नहीं। और अभी चूंकि भारत, जैसे आपने कहा कि पिछले एक साल में भारतीय बाजार ने रिटर्न नहीं दिया, तो बहुत सारे सो कॉल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं जिनको खाली पैसा रेस करना है। क्योंकि अभी आपके जो दर्शक हैं शायद वो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ देख रहे हैं, तो वो जिन्होंने पिछले साल तक अपना भी एक पैसा नहीं डाला था ग्लोबली, अब सडनली बोल रहे हैं कि हम तो एक्सपर्ट हैं ग्लोबल। तो उससे भी थोड़ा सावधान रहिए। और चूंकि ये मेरे लिए एक कॉज है कि भारतीय लोग नहीं निवेश करते और करना चाहिए, तो हमने तो ऐसा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है हमारा कि जो $10,000 से शुरू होता है, सो 9 लाख से भी कम रुपए में आपको सारे देश और सारे एसेट्स पे एक्सेस मिलता है, जो नॉर्मली आपको प्राइवेट बैंक देगा तो $1 मिलियन स्टार्टिंग से देगा। तो हमने $10,000 पे वो शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज है जो अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो में मिसिंग होती है। आप एसेट एलोकेशन की बात तो करते हैं, बट एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भारत में ही थोड़ा डेट ले लिया, थोड़ा इक्विटी ले लिया, थोड़ा सोना ले लिया, हो गया। तो वो आपको अ, भारत के बाहर भी देखना पड़ेगा। भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया का 5% भी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका 100% या 90% निवेशन यही हो। आपने एसेट एलोकेशन की बात भी कर दी, तो मैम इस साल फिर से वही बात हो गई कि सोना चांदी चमक गए, इक्विटी में नहीं इतना पैसा बना। तो क्या आप इन लेवल्स पे कंफर्टेबल हो सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अब ये बहुत बहुत तेज हो गए हैं एज एन एसेट क्लास? सो हमारे जो पीएमएस में है, जो मल्टी एसेट में, उसमें सोना भी है, चांदी भी है। चांदी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ऐड किया। तो आपके भी एसेट एलोकेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 25 30 40% है। उसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, बट वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि सोने में आपको रखना है काफी कुछ।
और उसका ये कारण था कि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे, आप बाहर की कैपिटल मार्केट्स में निवेश नहीं कर सकते थे, स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में, किसी में भी। और एक ही साधन था जो मैं बोल रही हूँ, रुपया गिरता गया है इतना, आपको उससे बचाने का, और वो था सोना। सोना ही एक ऐसा एसेट था जिसका प्राइस डॉलर में था और जो आप खरीद सकते थे यहाँ पर। लेकिन डॉलर में अगर आप सोने का भाव देखें तो वो बहुत ही वॉलेटाइल एसेट रहा है, तो वो कोई सेफ एसेट नहीं रहा है, वो इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। उसका जो उतार चढ़ाव है वो S&P 500 से भी ज्यादा है। अभी मैंने एक हेडलाइन देखी थी कि 1979 के बाद सोने में ऐसी रैली आई है। मैंने कहा ठीक है, 1979 के आगे जाके देखते हैं ना क्या हुआ। तो 1980 में सोने ने एक हाई बनाया था डॉलर प्राइस में। उसके 19 साल बाद 1999 में वहां से जो 1980 वाला प्राइस था, वहां से वो 62% नीचे था। और वो जो 1980 का प्राइस था वो कब वापस आया? 2007 में, 27 साल बाद। इतना वॉलेटाइल है सोना। वो रुपए में आपको नहीं नजर आता क्योंकि वो रुपया इतना गिरा कि आपको वो 19 साल में फिर भी 3 गुना नजर आ रहा है सोने का भाव। लेकिन डॉलर टर्म में 60% से ज्यादा गिरा, 27 साल लगे उस लेवल पे आने के। जो अगला हाई था मेरे ख्याल से 2012 में हाई बनाया था, वहां से फिर 40% घटा। तो सोना इतना वॉलेटाइल, तो ये नहीं आप तो इस मत। बार भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? सभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ वो कहना मुश्किल घट है, जाए। जैसे मैंने कहा हमारे पास एलोकेशन है, पर ये ऐसा, ये बहुत आपका सिंगल डिजिट एलोकेशन होना चाहिए। मैं अगर आपको मोटा मोटा कहूँ तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, बट अब आपके पास बहुत सारे जरिए हैं वो बाहर निवेश करने के, और सोना ही एक वो एसेट नहीं रहा। अच्छा मैम, कभी कभी ना ये हेडलाइंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती हैं। हाल फिलहाल में सरकार का एक फैसला है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, जीएसटी रेट्स को कट कर दिया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। मुख्यतः 4 स्लैब्स थे, उनको कट करके 2 कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इकोनॉमी के लिए है क्या? क्या इससे अब यही समझें कि सस्ता ही हो गया है सब कुछ, या फिर कंपनियां अगर प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दें तो फिर आम आदमी को राहत कैसे मिले? आप कैसे देखते हैं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म को, और इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? और क्या ये इंपैक्ट एक बार का होगा, या फिर ये चक्रवर्ती, जैसे हम कहते हैं कि बार बार इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? ये बड़ा इम्पैक्ट तो एक बार होगा, बट ये जरूर है कि दाम घट जाएंगे तो कंजम्पशन में सहायता मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। और मैं अभी पिछले कुछ महीनों से पहले ही कह रही थी कि ये जीएसटी रिफॉर्म से पहले भी, कि अब कंजम्पशन में आपको थोड़ा बेहतरी मिलेगी। एक तो है मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है। तो आप जो उपभोक्ता का घरेलू बजट है, जिसमें पिछले साल खाने पीने के दाम, चीजों के दाम ही इतने ज्यादा थे कि आपके पास साबुन शैम्पू खरीदने के पैसे नहीं थे। अब वहां थोड़ा, अब इन्फ्लेशन ही नहीं कम हुई है, एक्चुअल भाव भी कम हुए हैं, तो वहां थोड़ा सा रूम बना है। आप देखें कच्चा तेल का भाव कम हुआ है, तो काफी सारी कंपनी, जैसे अगर हम एफएमसीजी को देखें तो आपका टॉप लाइन पर भी आपको फायदा होगा कि कंजम्पशन बेहतर होगा। और ये जो कच्चे तेल के भाव गिरे हैं, मतलब आपके कई जो आप पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उनके दाम गिरे हैं, बिकॉज काफी सारे पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो मार्जिन पे भी अच्छा असर होगा। तो वो है, और प्लस अब ये जो जीएसटी के कारण इवन ऑटो और इनका तो अच्छा खासा दाम में फर्क आया है। लेकिन एक बात मैं इसके साथ और भी जोड़ दूं कि अभी जैसे मैं कुछ महीने पहले, जैसे मैंने कहा मैं इस बारे में बात करती थी, तो मुझे मेरा ये मानना था कि इस वित्तीय साल के जो दूसरी तिमाही है, जो जुलाई से सितंबर वाली तिमाही है, वहां आपको नतीजे बेहतर नजर आएंगे। लेकिन इस बार ये जो जीएसटी का कंफ्यूजन रहा और वो डिसाइड हुआ, उसके बाद ये भी है कि हर कंपनी के कुछ सामान डीलर के पास है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, कुछ रिटेलर के पास है, उसको कैसे मैनेज करें। तो उस कंफ्यूजन में थोड़ा समय निकल गया। उपभोक्ताओं ने भी कुछ चीजों को कहा कि अभी थोड़ा रुक जाए, सब डिसीजन हो जाए फिर लेंगे। तो उस चक्कर में ये जरूर हो सकता है कि कुछ जो दूसरी तिमाही में नतीजे बेहतर होने थे, वो अब तीसरी तिमाही में आपको उसका असर नजर आएगा। लेकिन वो खाली एक वहां से वहां गया है, ऐसा नहीं कि कोई खराब चीज हुई है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि दूसरी तिमाही में आपको उतने अच्छे नतीजे ना मिले।
तो मैं यही पूछने वाला था कि अब तो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? आप बोल रहे हो कि क्वार्टर टू में रिजल्ट्स को उतने एनकरेजिंग नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका नहीं, फिर मैंने कहा जैसा मैं आउटवेट सोच सेक्टर रही कौन थी। सा है जहां पर आप बहुत ज्यादा हेवीली हाँ, फोकस कि कर रहे हो? दूसरी तिमाही में मैंने सोचा था कि आपको बहुत बेहतर पहली तिमाही से नजर आएंगे, वो अब मेरे ख्याल थोड़ा पुश हो गया है तीसरी तिमाही तक। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, अब पिछले साल से जहां हम ओवरवेट रहे हैं वो है फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। तो वहां अभी तक भी हम लोग ओवरवेट बने हुए हैं, तो अब समझ लीजिए 1.5 पौने 2 साल हो गए। और थोड़ा हम लोगों ने ऑटो में और ऐड भी किया है हाल में। और धीरे धीरे करके एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां हम लोग ओवरवेट हो गए, हमारे सिस्टम्स में काफी वो स्टॉक्स आते रहे हैं। तो सेक्टर बेसिस पर ये होगा। वैसे उसके अलावा ऑफ कोर्स इंडिविजुअल स्टॉक जैसे केमिकल्स में कुछ स्टॉक ऐड हुए हैं पिछले दो रीबैलेंस में। और बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन पहले से अधिक होल्डिंग है। बैंकिंग में अधिकतर हम बहुत अंडरवेट रहते हैं, अब उतना अंडरवेट नहीं है। ये बैंकिंग का भी कुछ हद तक इस साल थोड़े उसके बैंकिंग के दिन बदले। उससे पहले आप 5 साल देखें, 2020, 21, 22, 23, 24, तो 2022 छोड़ के बाकी चारों साल निफ्टी बैंक ने निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म किया। तो वो अब कुछ टाइम के बाद वही थीम बदलती है। मैं हमेशा कहती हूँ बाजार में कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, नो थीम लास्ट फॉर एवर। तो ना देश की, ना सेक्टर की, ना एसेट क्लास की। तो आप ये आपने सोने का या और भी कोई ऐसा जो कुछ भी या सेक्टर भी होता है जिसने अभी अभी अच्छा किया, आप मतलब पीछे पीछे कुछ महीनों में या तिमाहियों में आप उसके पीछे भागेंगे तो आप हमेशा ही अंडर परफॉर्म करेंगे। मतलब ये आप हमने टेस्ट करके देखा है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट या सेक्टर है उसके पीछे आप भागिए तो क्या होगा, तो वो आप सिस्टमेटिकली अंडर परफॉर्म करेंगे। तो फोमो फीलिंग में मत बाजार में घुसिए। राइट, लेकिन फिर अगर किसी स्टॉक का चयन करना हो, या फिर अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करना चाहते हो, एसआईपी लगाना चाहते हो किसी फंड में या फिर स्टॉक में, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एग्जैक्टली उस डेस्टिनेशन तक का? एम तो हम सब कर लेते हैं कि हमको इतने पैसे बनाने, इतने करोड़ रुपए कमाने, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन में ना वो एम कहीं ना कहीं छूट जाता है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के बीच में निवेशक डर जाते हैं। तो कैसे चयन करना चाहिए किसी स्टॉक का? ये चयन करना तो एक चीज है, लेकिन आपको अपने दिमाग पे काबू रखना है। तो ये जो कंपाउंडिंग दिखता है ना, जब आप किसी भी साइट पे देखिए कि 20 साल में इतना कंपाउंडिंग हुआ, 30 साल में इतना कंपाउंडिंग हुआ, लेकिन आप बने रह पाते हैं कि नहीं? ट्रू, ये तो सेबी का डेटा है कि अधिकतर निवेशक 2 साल भी नहीं टिकते हैं एक स्कीम में। तो अभी एक म्यूचुअल फंड के मेरे ख्याल 25 या 30 साल हुए, तो उन्होंने देखा तो बोला 23 निवेशक हैं जो शुरू से आखिर तक बने रहे, कुल 23। तो ये तो इसीलिए अपने दिमाग पे आपको काबू रखना है कि जो एसेट एलोकेशन कर लिया, और कभी भी बहुत नैरो थीम्स में मत निवेश करिए। ये मेरा कहना होगा लगभग सभी को कि आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उस टाइप की चाहे म्यूचुअल फंड या पीएमएस स्कीम हो उसमें जाइए। और 100 का 100% इक्विटी में मत रखिए, बट उसके बाद रोज रोज उसको हिलाते मत रहिए। और ये हमेशा, मैं बोलती हूँ सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर, ये रिसर्च स्टडीज ने दिखाया। तो उसका क्या मतलब है कि जब आपको सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा लग रहा है, तब शायद आपको सोचना चाहिए कि कुछ रुक जाऊं या नहीं। जैसा पिछले साल था, तब 2024 के जो दूसरी तीसरी तिमाही थी, लोग ऐसा उड़ रहे थे। मैं कहूं कि आप छोटे मोटे निवेशकों को जाने दीजिए, अल्ट्रा एचएनआई या फैमिली ऑफिसेज मेरे को कह रहे थे कि देखिए अब मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप 30% कंपाउंडिंग कर दीजिए, उतना काफी है। मैंने कहा 30% कंपाउंडिंग इज अनरियलिस्टिक। सो अब जब अब बाजार ने कुछ नहीं किया, तब आप बोल रहे हैं अरे एसआईपी रोक दूं क्या, अब इंडिया से निकल ही जाऊं क्या? तो ये सब जो है ना, ये जो वही है कि जो अभी अभी हुआ आप उसके पीछे भागेंगे, चाहे पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो जो भी आपका एलोकेशन है उसको रोज रोज छेड़िए मत, बिकॉज 40-45 सालों में भी अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाते हो तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। तो 100 रुपया आपका जो 75,000 होना था वो 25,000 रह जाता है। और ये अच्छे दिन वाले जो बहुत तेजी से मार्केट भागा, वो कभी भी तेजी की मार्केट में नहीं आते। तेजी की मार्केट में इतना तेज नहीं चलता है मार्केट। वो जब गिरा होता है या जब लोगों में इस तरह का डर का माहौल होता है, घबराहट होती है, तब वो दिन आते हैं। तो इसीलिए रोज लेकिन रोज आप, उसको चेंज मत करिए। हाँ,
रोज रोज ट्रेन नहीं करना, लेकिन इतना पेशेंस ना अब नहीं है यूथ के पास, ये तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पहले का जमाना था उसमें उसमें ये सब व्हाट्सएप और इंस्टा, इनके माध्यमों से ना इंफॉर्मेशन नहीं थी किसी के पास। अब तो एकदम से आपके मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और इंफॉर्मेशन आ रही है उसको यूज कौन कर रहा है ये भी नहीं पता लग रहा। सभी का डेटा बताता है कि ज्यादातर निवेशक जो है वो एफएनओ में लॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखना सबको एफएनओ ही है। और फिनफ्लुएंसर ज्यादा पैसे बना रहे हैं, इंस्टा पे हमने देखा है, और इनफैक्ट अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, निवेशक उतना पैसा नहीं बना रहे। तो उनको क्या मैसेज होगा मैम, ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में कहीं लिपट ना जाए। आपने तो इतनी मार्केट देखी है, तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रोज रोज पैसा बनाना स्टॉक मार्केट से क्या इतना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसमें तो हाथ ही नहीं डालना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। आप देख लीजिए, जिस जिसको भी ये इन्फ्लुएंसर्स को सेबी ने पकड़ा है, किसी ने कभी 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमाया है बाजार से। सबके पैसे कहाँ से आए हैं? कोर्स बेच बेच के। किसी ने भी पैसा नहीं कमाया है, मतलब। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूं कि जो बोलते हैं ना, अरे क्या है, 1% रोज कमा लेंगे तो हो गया ना। तो 1% कितना मुश्किल है रोज कमाना। मैंने कहा अच्छा, 1% अगर आप रोज कमाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप 1 साल में आप अपने पैसे को 7.5 गुना कर लेंगे। और 5 सालों में आप 1 करोड़ का कुछ 20,000 करोड़ या ऐसा कुछ नंबर हो जाता है। तो जिस आदमी के पास या जिस औरत के पास ये जादू की छड़ी है कि जो 1 करोड़ को 20,000 कर सकता है 5 सालों में, तो वो आपको क्यों सिखा रहा है? वो आपसे क्यों 20,000 रुपया ले रहा है ये कोर्स सिखाने के? तो उसको तो अपना ही पैसा बनाना चाहिए ना। तो ये तो सब खाली, मतलब आप जाल में फंस रहे हैं। ये तो पागलपन है, मैं कहूंगी। नहीं, वो किसी होता है के ना पास ये कि ऐसा थोड़ा सा अच्छा एक्स्ट्रा आ फॉर्मूला जाएगा, नहीं थोड़ा सा है। हमें और सीखने को मिल जाएगा। वो सीखना तो अच्छी बात है, सीखो, किसी सीखने के में एक्सपीरियंस को कोई यूज तो हर्जा करना ही नहीं है, चाहिए। लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि ये आपका, मतलब आपको धन धान्य ले दे। मैं तो ये बोलती हूँ, दिवाली पे हम लोग सब लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग लक्ष्मी माँ का सम्मान करते हैं क्या? एक मोबाइल फोन लेना होगा तो इतनी रिसर्च होती है, सारे फीचर्स कंपेयर होंगे, 50 लोगों से बात होगी। और स्टॉक लेना है जो ज्यादा अमाउंट का भी होगा, आपने सुनी सुनाई को टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने बोल दिया, चलते चलते टीवी पे कुछ सुन लिया और ले लिया। तो ये अपने पैसे के साथ इतनी बेदर्दी से मत पेश आइए। आपके खून पसीने की कमाई है, जरा ढंग से उसको खेलिए। और दोनों एंड ऑफ रिस्क स्पेक्ट्रम पे मत रहिए, एक्सट्रीम एंड्स पे मत रहिए। ये नहीं कि सारा का सारा फिक्स डिपॉजिट में रखे रहे तो रिटायरमेंट तक कुछ कॉर्पस ही नहीं बना। और ये भी नहीं कि कहो कि मैं डे ट्रेडिंग करने लगूंगी। तो आप बीच में एक सेंसिबल एसेट एलोकेशन के साथ रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुड इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। अगर आपको कॉकटेल पार्टी में बात करने के लिए कुछ चाहिए तो फिर अपना 10-20% पोर्टफोलियो अपने, वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग और ये सब करिए। अपने स्टॉक्स अगर आपको खुद पिक करके करना है तो वो भी 10-20% के लिए ही करिए, क्योंकि आपकी नौकरी होगी या व्यवसाय होगा, कोई आप 24 घंटे तो ये कर नहीं रहे हैं। पर एज आई सेड, डोंट बी एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रिस्क स्पेक्ट्रम। खाली जीरो रिस्क हो या एक्सट्रीम रिस्क लें, एक सेंसिबल एलोकेशन करें। और ये नहीं सोचें कि ये स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां 2 साल में मैं एकदम ऐसा धन आएगा कि जैसा किसी ने नहीं देखा हो। तो वो वो जगह सब नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि पिक्चर्स देख देख के दूसरे ने इतना कमा लिया तो मैं भी उतना कमा लूंगा, उस चक्कर में पड़े हुए हैं आजकल। तो ये नहीं, साफ वो तौर पे देवीना उसने मैम पहली ने बात सलाह है, तो दे उसने ही दी। कमाया ही नहीं। सेबी ने जितने लोगों को पकड़ा है, किसी ने कमाया ही नहीं। वो एक हम्म, गाड़ी के सामने और घर के सामने फोटो खिंचा के कि मैंने कमा लिया, वो सब झूठ होता है, सब झूठ। मतलब आप राइट। एक पीएनएल एक्सेल शीट पे बना के दिखा देंगे कि मैंने इतना कमाया, मतलब कंप्लीट नॉनसेंस। तो अपना वही बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सम्मान करिए अपने, या अपने माता पिता या किसी की तो वो कमाई है ना, तो उसको उसका सम्मान करिए। और इस तरह से मत उसके साथ खेलिए। और वो राइट। डेटा भी वही दिखाता है कि ये जो जो लॉसेस वाले हैं, एक तो है कि जो पैसा बनाते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, वो खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाता है। कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, चाहे बाहर के चाहे भारत में, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके सामने आप नहीं टिक सकते हो। आपका वो, और लॉस सारे इंडिविजुअल्स बनाते हैं। और इंडिविजुअल में भी जो जिसकी शिक्षा कम है वो बनाते हैं। और जो मेट्रो सिटीज के बाहर हैं वो ज्यादा लॉस बनाते हैं। और जिनकी
सालाना आय 5 लाख से कम है वो बनाते हैं। बेचारे मतलब ये सब ऑटो ड्राइवर ऑनवर्ड सब लोग इसमें घुस गए हैं और बड़ा पैसा खो रहे हैं। तो ये इस चीज में मत पड़िए। राइट देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत मजा आ गया मैम। एक बार फिर से दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपको भी और आपके दर्शकों को। थैंक यू।